नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 में इतिहास विषय का अध्याय 4, जिसका नाम है आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इसका भाग 1 है जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। इस पूरे अध्याय में हम जनजातीय समूह के जीवन पर प्रकाश डालने वाले हैं। हम औपनिवेशिक शासन के दौरान इन आदिवासियों के जीवन में किस प्रकार जो है प्रभाव पड़ता है उसकी बात करने वाले हैं। इसी के साथ हम बिरसा मुंडा के आंदोलन, उसके संघर्ष की भी बात करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण भाग। देखिए, आज के महत्वपूर्ण भाग में हम जानेंगे कि जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। ठीक है, और इससे पहले हमें ये जानना होगा कि हमने जो शब्द यूज लिया है, आदिवासी, दिकू और ये स्वर्ण युग, इन शब्दों का क्या मतलब है। देखिए, आदिवासी को तो आप जानते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जंगलों से प्राप्त उत्पाद जो होते हैं उनसे अपना जीवन चलाते हैं, पशुपालन भी करते हैं, संग्राहक भी होते हैं। ठीक है, एक आपने शब्द सुना दिकू। ये दिकू क्या है? देखिए, जो आदिवासी समुदाय है, आदिवासी समुदाय के लोग जो हैं वो गैर आदिवासियों को क्या कहा करते थे? दिकू कहा करते थे। गैर आदिवासियों को और यूरोपियों को, जो अंग्रेज हिंदुस्तान में आए और जिन्होंने इन आदिवासियों की गतिविधियों पर रोक टोक लगाई, उन्हें ये दिकू कहा करते थे। और अगर हम बात करें स्वर्ण युग की, तो किस स्वर्ण युग की बात यहां हो रही है? तो प्यारे बच्चों, स्वर्ण युग से मतलब है उस युग की जब आदिवासी लोग जंगलों में बिना किसी रोक टोक के रहा करते थे। लेकिन ब्रिटिश काल के दौरान, औपनिवेशिक शासन के दौरान, अंग्रेजों ने इन आदिवासी के जीवन पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा दिया। इनकी जो है आना जाना, इन पर जो है रोक टोक लगा दी गई। ठीक है, तो ये जो लोग हैं ये अपने पुराने दिनों को याद करते थे, उस स्वर्ण युग को याद करते थे जब ये बिना किसी रोक टोक के जंगलों में घूम सकते थे। चलिए, अब हम शुरू करते हैं जनजातीय समूहों के जीवन के बारे में। तो ये क्या किया करते थे वैसे? तो देखिए, ये झूम खेती करते थे। कुछ जो है वो झूम खेती करते थे, कुछ शिकारी और संग्राहक थे, कुछ जानवर पालते थे और कुछ एक जगह खेती करते थे, यानी स्थायी खेती करते थे। हम यहाँ पर एक एक बिंदु पर प्रकाश डालने वाले हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम झूम खेती की बात करेंगे कि झूम खेती किस प्रकार की जाती थी। देखिए, झूम खेती की अगर हम बात करें तो झूम खेती को घुमंतू खेती भी कह दिया जाता है, क्योंकि यह एक जगह पर की जाती है, उसके पश्चात उस जगह को पड़ती छोड़ दिया जाता है 2-3 सालों तक, कुछ समय के लिए, ताकि वह वापस उपजाऊ हो जाए, और फिर दूसरी जगह की जाती है। तो ये घुमंतू खेती या फिर झूम खेती कह सकते हैं। वैसे अलग अलग क्षेत्रों में इस खेती को अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसे झूमिंग खेती या घुमंतू खेती ही कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि इस खेती के तहत क्या होता है बच्चों। इस खेती में सबसे पहले जंगलों को साफ किया जाता है और छोटे छोटे भूखंडों के अंदर जो है विभाजित किया जाता है। छोटे छोटे भूखंडों पर यह खेती होती है। अब जमीन पर जो है धूप पूरी तरीके से पहुंच सके, इसलिए पेड़ों के जो ऊपरी हिस्से होते हैं, जो घने हिस्से होते हैं, उन्हें काट दिया जाता है। उसके पश्चात जो है जमीन पर धूप पहुंचती है। उसके पश्चात जो घास फूस होती है जमीन पर, उसे जला दिया जाता है। घास फूस को जला दिया जाता है। उसके जलाने से जो है प्यारे बच्चों फिर क्या होता है? फिर राख उत्पन्न होती है। वह जो राख है, वह राख भूमि को उपजाऊ करने का काम करती है। क्यों? क्योंकि उस राख के अंदर पोटाश होता है, जो कि भूमि को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, उसके पश्चात फिर उस भूमि को खुरेद दिया जाता है, और जो बीज होते हैं, उन बीजों को जो है प्यारे बच्चों सीधा ऐसे रोपा नहीं जाता है, उन्हें बिखेर दिया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर जमीन में देख पा रहे हो कि किस प्रकार जो है यहाँ घास फूस जलाई गई है। इस राख से जो है पोटाश प्राप्त होती है। क्या? पोटाश, जो कि भूमि को उपजाऊ बनाती है। और कुदालों से फिर जमीन की ऊपरी सतह को खुरस दिया जाता है और फिर बीजों को बिखेर दिया जाता है। बीजों को बिखेरने के पश्चात फसल तैयार होने पर उसे काटकर और वे दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, और वह जो जमीन है उसे कुछ समय के लिए पड़ती छोड़ दिया जाता है। अब यह जगह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती है, यानी कि ये जब तक उपजाऊ नहीं होती तब तक फिर ये दूसरी जगह करते हैं। घुमंतू किसान कहां कहां रहते थे? तो पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। तो इस प्रकार ये घुमंतू किसान एक जगह खेती करते थे, उसके पश्चात फिर ये दूसरी जगह चले जाते थे। उसके पश्चात जमीन को पड़ती छोड़ दिया जाता था, कुछ समय पश्चात वापिस आते थे, फिर वहां उपजाऊ भूमि हो जाती थी तो दोबारा वहां पर फिर खेती करते थे। तो कुछ जो जनजातीय समूह है वो घुमंतू खेती किया करते थे। ठीक है, देखिए, घुमंतू खेती से अंग्रेजों को बड़ा ही नुकसान था, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे अपने काम के लिए
अच्छी शुद्ध लकड़ियां लेना, इमारती लकड़ियां लेना, ताकि वे रेल लाइनों के अंदर जो स्लीपर लगते हैं पटरियों पे उनको निर्माण कर सके। लेकिन ये घुमंतु जो है ये क्या करते थे, ये पेड़ों को भी काट देते थे, घास फूस भी जला देते थे, जिससे जो है पेड़ों को भी नुकसान होता था, ऊपरी हिस्से को काट दिया जाता था। तो अंग्रेजों ने इनकी गतिविधियों पर बहुत रोक लगाने का काम किया, क्योंकि अंग्रेज जो है वो इनसे खुश नहीं थे। अंग्रेजों को इन घुमंतु लोगों से ज्यादा अच्छे कौन लगते थे, जो स्थायी रूप से एक जगह पर रहकर क्या कर रहे हैं, अपना जीवन चला रहे हैं। क्योंकि जो एक जगह रह रहा है उन पर जो है कानून नियम बनाए जा सकते हैं, उन पर नियंत्रण भी स्थापित किया जा सकता है। लेकिन जो घूम रहे हैं जगह जगह, उनका आता पता ही नहीं है कैसे उनको नियंत्रित किया जाए। चलिए आगे देखते हैं। हमने बात की प्रतिभूमि की। तो प्रतिभूमि क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया कि कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। इसी के साथ में एक बेवड़ शब्द है, इसका मतलब है मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है ये खेती। चलिए अब देखते हैं कुछ क्या करते थे। कुछ शिकारी और संग्राहक थे, शिकार करते थे। ठीक है, आइए जानते हैं इनके बारे में। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय की हम बात करते हैं। ये इसी प्रकार का एक समुदाय था जो कि शिकार किया करता था, शिकारी और संग्राहक समुदाय हुआ करता था। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। ठीक है, साल एक वृक्ष है और महुआ भी एक पौधा है, जिससे जो है शराब बनाने का भी काम किया जाता है। तो इनके तेल से ये क्या करते थे, खाना पकाने का काम करते थे। साल क्या है, एक पेड़ है, और महुआ एक फूल है ना, तो फूल का ही पौधा है, जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, तो कुछ समुदाय शिकारी थे, संग्राहक थे। इसी के साथ हम देख रहे हैं इलाज के लिए ये क्या करते थे। इलाज के लिए ये बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। यानी कि इन्हें जो है औषधीय पादप, यानी कि जो ऐसे पादप जिनमें औषधीय गुण होते हों, तो वो जंगल से इनको मिल जाते थे, और उसी से ये अपना इलाज भी कर लिया करते थे। स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगर कुसुम और पलाश के फूलों के लिए खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। यानी कि अगर जो स्थानीय समुदाय है या फिर कुछ बुनकर हैं या जो चमड़ा कारीगर हैं, उनको अगर फूलों की आवश्यकता होती थी तो वे क्या करते थे, वे इसी खोंड समुदाय को कह दिया करते थे, क्योंकि खोंड समुदाय लोग जो है उनके पास ये हुआ करते थे। ठीक है, देखिए यहां पर आपको कुसुम का फूल दिखाया गया है, यहां पर आपको पलाश दिखाया गया है। पलाश जो है वो दिखने में ऐसा लगता है जैसे आग लग रही हो, है ना। देखिए आप गौर से देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे अग्नि जल रही हो, है ना। तो इसीलिए पलाश को जंगल की आग भी कह दिया जाता है। अक्सर जंगल में हम दूर से देखें इन पौधों को, तो ये ऐसा लगता है जैसे आग सुलग रही है, तो जंगल की आग से भी इन्हें पुकारा जाता है। आगे देखते हैं हम। कई लोग नौकरी भी करते थे, कई आदिवासी खेत मजदूर थे। यानी कि इनमें से कुछ लोग जिनका जीविकोपार्जन नहीं होता था, तो वे आसपास के क्षेत्रों में नौकरी कर लिया करते थे, है ना। नौकरी में भी कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं करते थे, है ना। साफ सफाई, गली साफ करना, है ना, सड़कें साफ करना, और कोई रख रखाव कर दिया, कोई ध्यान रख लिया किसी चीज का, तो ये छोटी मोटी नौकरियां किया करते थे। वन उत्पादों की कमी होने पर आदिवासियों को मजदूरी के लिए भटकना पड़ता था। जब वन उत्पाद, आप सभी को पता है भाई, वनों में एक समय तो ऐसा आता है जब वन घने होते हैं, अच्छी वर्षा होती है, कई बार जो है फिर पतझड़ आती है, पत्ते झड़ जाते हैं, वन उत्पाद प्राप्त नहीं होते हैं, सूखा आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर इन्हें क्या करना पड़ता था प्यारे बच्चों, ऐसी स्थिति में इन्हें जो है भटकना पड़ता था। यहाँ पर देखिए एक समुदाय और है जिसका नाम है बेगा। ये बेगा समुदाय के लोग खुद को जंगलों की संतान मानते थे, है ना, जंगल की संतान मानते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग नौकरी करते थे, कुछ लोग मजदूरी करते थे, लेकिन बेगा समुदाय के लोग ये मानते थे कि हम जंगल की संतान है और हम जंगल में ही काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रहते थे, खुद को जंगल का ही पुत्र कहा करते थे। ठीक है, यहाँ पर आपको तस्वीरें भी दिखाई दे रही है, इस प्रकार के ये वस्त्र पहना करते थे। इनका पहनावा किस प्रकार का है आदिवासी समुदायों का, देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ जानवर पालते थे। अब देखिए बहुत सारे जो समुदाय हैं आदिवासी समुदाय, वो जानवरों को पालने का काम किया करते थे, और जो जानवरों को पालते थे वो भी घुमंतु जीवन जीते थे। क्यों? क्योंकि वो पशुओं को चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे जहां पशु चारा चर के जहां बैठ गए वहीं ये भी बैठ जाते थे, और अपने शरीर को ढकने के लिए छोटा मोटा ये तंबू या फिर कोई छोटी मोटी झोपड़ी बना लिया करते थे। और
अच्छी घास के मैदान होते थे वहां ही अपने पशुओं को लेके जाते थे, अच्छे चरवाहों में जहां पर पशुओं का पेट भर सके। तो कुछ आदिवासी समूह चरवाहे थे, वे मवेशियों को लेकर यहाँ वहां जाते रहते थे। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि पंजाब के वन गुजर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। वहीं कुल्लू के गद्दी समुदाय के जो लोग थे, गडरिये थे, पशुपालन करते थे, भेड़ बकरियां, गडरिये रेवड़ चलाते थे। ठीक है। कश्मीर के बकरवाल जो है वो बकरियां पालते थे। तो कुछ जो है वो जानवर भी पाला करते थे। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, यानी एक जगह बैठकर स्थायी खेती करना, एक जगह खेती किया करते थे। इनके अंदर हम देख रहे हैं जनजातीय कबीलों को धीरे धीरे जमीन पर अधिकार भी मिलने लगा। यानी कि ये जनजातीय कबीले हैं, पहले तो घुमक्कड़ जीवन जीते थे, यहाँ वहां भटकते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे इनको जमीन पर अधिकार मिलने लगा, क्योंकि लंबे समय से जिस जमीन पर रह रहे हैं, इनके पूर्वज जिस जमीन पर रह रहे थे, तो धीरे धीरे इनको जमीन के अधिकार मिलने शुरू होते हैं। वे खेती के लिए हलों का इस्तेमाल करने लगे, है ना। धीरे धीरे अत्याधुनिक जो चीजें हैं उस समय के अकॉर्डिंग उनको जो है कृषि में काम में लेने लगे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीलों की संपत्ति होती थी। यानी कि जो मुंडा लोग हैं ये क्या करते थे, जमीन जो है उसे पूरे कबीले की, यानी कबीले में जो जो लोग हैं उन सब की संपत्ति मानते थे। यानी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, जमीन पूरे कबीले की संपत्ति है। ठीक है, ऐसा माना जाता था। अक्सर कुल के कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे, यानी शक्तिशाली हो जाते थे। तो उसमें कुछ तो मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके क्या हो जाते थे, अनुयायी हो जाते थे। यानी कि जैसे कबीला है, कबीले के कुछ लोग क्या होते थे, थोड़े शक्तिशाली प्रभुत्वशाली हो जाते थे, स्वयं को मुखिया घोषित कर देते थे, बाकी फिर उनके अनुयायी हो जाते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे। ठीक है ना, खुद खेती नहीं करते थे, जमीन को बटाई पर दे दिया जाता था, याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं ब्रिटिश अफसरों को। यहां पर हम ब्रिटिशर्स की बात करते हैं कि ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। यानी कि ये जो गोंड है और संथाल है, इनको ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, यानी हम कह सकते हैं जो ब्रिटिश कंपनी है, वो ज्यादा पसंद करते थे अंग्रेज। क्यों? देखिए, ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या गुमंतु खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, जो एक जगह स्थायी रहेगा, एक जगह स्थायी रूप से रहेगा, उस पर नियंत्रण करना क्या है, आसान है। जो एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहेगा तो उसको नियंत्रित करना मुश्किल है। अंग्रेज चाहते थे इन्हें नियंत्रित किया जाए, इनकी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। इसलिए अंग्रेजों को ये समुदाय जो है, यानी कि जो एक जगह स्थिर रहते थे, वो समुदाय ज्यादा अच्छे लगते थे बजाय कि घुमंतु समुदायों के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान में बहुत सारे आदिवासी और जनजातीय समुदाय हैं। इस मैप में आपको दिखाए गए हैं। जैसे कि देखिए, हमने संथाल की बात करी, तो ये रहे संथाल, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर संथाल हम देख रहे हैं, मुंडा देख रहे हैं, उरांव देख रहे हैं। ठीक है, और हमने बेगा की बात करी, बेगास देख रहे हैं। ठीक है, और वन गुज्जर की हम बात कर रहे हैं, देखिए ये गुजरात वाला क्षेत्र के अंदर हम देख रहे हैं। राजस्थान के अंदर हम सहरिया और भील देख रहे हैं। ऊपर हम देखते हैं तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर वन गुज्जर दिखाई देते हैं, पंजाब में भी। ठीक है, गड्डी समुदाय के लोग दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए बंजारा समुदाय के लोग दिखाई दे रहे हैं हमको। और साउथ में हम देखें माला, इरूर, यानी कि बहुत सारे हमें जनजातीय समुदाय देखने को मिलते हैं। तो इन्हें आप जो है देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने इस पूरे भाग में क्या सीखा है। हमने एक तो घुमंतू खेती देखी कि किस प्रकार घुमंतू खेती की जाती थी। इसी के साथ में हमने भारत के आदिवासी समूह के बारे में जाना कि कौन कौन से महत्वपूर्ण आदिवासी समूह हुआ करते थे और उनकी गतिविधियां क्या क्या हुआ करती थी। इन सारी बातों के बारे में हमने जाना है। चलिए अब हम मूल्यांकन कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। आइए देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है, झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि झूम खेती को सामान्य रूप से हम घुमंतू खेती के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मौसमी खेती, घुमंतू खेती, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, झूम खेती को घुमंतू खेती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कुछ समय के लिए बिना खेती की जाने वाली जमीन को क्या कहते हैं। बंजर भूमि, परती भूमि, उपजाऊ भूमि या उपयुक्त सभी। तो देखिए, इसे परती भूमि कहेंगे। हम जब झूम कृषि की बात कर रहे थे, घुमंतू खेती की बात कर रहे थे, तब हमने पढ़ा था कि घुमंतू खेती एक बार जिस जगह पर हो जाती है, उसके पश्चात उस जगह को कुछ समय के लिए जो है खाली छोड़ दिया जाता है, ताकि वह जगह दोबारा से उपजाऊ हो सके। ऐसी भूमि को परती भूमि कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, लबाड़िया समुदाय कहाँ का आदिवासी समुदाय है। पंजाब का, कश्मीर का, आंध्र प्रदेश या राजस्थान का।
तो देखिए बच्चों, आंध्र प्रदेश का लबाड़िया समुदाय हमें देखने को मिलते हैं। ये पशुपालन किया करते थे, गाय भैंस पाला करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सत्य और असत्य वाला। महुआ एक फूल होता है जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है। महुआ से जो है शराब बनाने का भी काम किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रिक्त स्थान हमें भरना है। आइए बात करते हैं। कश्मीर के डैश 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 बकरियां पालते थे। यानी यहाँ पर कश्मीर के एक समुदाय की बात की गई है, तो यहाँ पर बकरवाल समुदाय है। बकरवाल, कश्मीर के जो बकरवाल हैं या फिर बकरवाल समुदाय, ये क्या करते थे प्यारे बच्चों? ये बकरियां पालते थे। याद रखेंगे, बकरियां पालने का काम किया करते थे। और भी हमने जो है वन गुजरों की बात करी है, गडरियों की, है ना, गद्दी समुदाय की बात की है, तो वे भी जो है पशुपालक हुआ करते थे, चरवाहे हुआ करते थे, एक जगह से दूसरी जगह अपने पशुओं को ले जाया करते थे। तो बच्चों, यह भाग यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये भाग अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।